दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम किस तरीके से बनाते हैं वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रूट 5, इसके जगह पे रूट 3 दे दिया जाएगा या फिर रूट 2 दे दिया जाएगा। तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे वही सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप एक हिसाब को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसी प्रकार से सभी को आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बताने से पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तो आपको सवाल को बनाने में परेशानी होगा। तो यहाँ पे कुछ हम बेसिक समझ लेते हैं जिससे कि हमको हिसाब को बनाने में आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। p/q का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे लिख लिए हम p और यहाँ पे लिखे q। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि कोई संख्या जैसे 2 ऊपर में हो और यहाँ पे 3 नीचे हो। अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखा हो उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे 5/8 हो तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 है तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, यानी कि ये भी हो गया p/q। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक उसके बाद यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, यानी कि ये भी हो गया p/q। ठीक उसी तरीके से रूट 16, तो रूट 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, जिसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो आप सीधा सीधी समझिए कि जो भी संख्या को इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और इसके बाद आगे आ जाएगा 5 6 7, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो जितना भी धनात्मक संख्या है यानी कि प्लस में लिखा हुआ है, ये सभी को हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक उसके बाद यहाँ पे 0 भी हो जाएगा पूर्णांक संख्या, और 0 से पहले यहाँ पे है -1 -2 -3 -4। ये भी इस तरीके से -5 -6 -7 -50 और -100, ये भी इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो इधर जितना भी माइनस में संख्या है और इधर जितना प्लस में संख्या है उसके अलावा 0 को भी जब मिला देंगे तो इन सभी संख्या को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो अब आपको पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे समझिए सहअभाज्य संख्या, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अगर कहीं पे 2 संख्या इस तरीके से लिखा हो और वो 2 संख्या जब आपस में विभाजित नहीं हो, यानी कि हमको कहने का मतलब हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो जब हम 2 से भाग देंगे 3 में तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। अगर वैसा कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे आप 2 को 3 में भाग दीजिए, यानी कि 2 से हम भाग देंगे 3 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बार में 2 एकम 2, यानी कि ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको भी जब भाग देंगे तो ये भी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। एक उदाहरण यहाँ पे समझिए कि अगर हमने ले लिया 4 और यहाँ पे ले लिया 8, तो जब हम 4 से भाग देंगे 8 में तो ये हमारा 2 बार में पूर्ण रूप से कट जाता है, तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12,17, तो ये भी 2 हमारा वैसा संख्या है कि ये दोनों आपस में विभाजित नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा समझिए
कि वैसा दो संख्या जब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो एक के अलावा और कोई भी संख्या नहीं आएगा, उसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया 5, तो जब 3 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 गुना 3। ठीक उसी तरीके से अगर हम 5 का करेंगे गुणनखंड तो ये आ जाएगा 1 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन संख्या है वो केवल इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो अगर 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आता है तो उसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में केवल 1 है। तो इस तरीके से ये दोनों जो संख्या है ये हमारा सहअभाज्य संख्या है। चलिए एक हम अगला उदाहरण से समझते हैं। अगर यहाँ पे हमने ले लिया 4 और यहाँ पे लिए 8, तो 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 4। ठीक उसी तरीके से जब हम 8 का करेंगे गुणनखंड तो ये आ जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और एक लास्ट में 8। तो यहाँ पे देखिए 1 तो दोनों में आ रहा है, उसके अलावा 2 भी आ रहा है, उसके बाद 8 भी आएगा। तो इस तरीके से 1 के अलावा कोई दूसरा भी संख्या आ जाता है, तो ये दोनों हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो अब आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √5, तो इसके जगह पे √3 भी हो सकता है या फिर √2 भी हो सकता है। तो कुछ भी दिया हुआ रहे, हम जिस प्रकार से एक सवाल को बनाएंगे उसी तरीके से हर एक सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे है अपरिमेय संख्या, तो हमको इसका उल्टा मानना है। जैसे यहाँ पे अगर रहता परिमेय संख्या तो इसका उल्टा मानते हम अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है अपरिमेय संख्या तो इसका उल्टा हम मानेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अभी हमने बताया कि जो संख्या p/q के रूप में रहता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे p/q बराबर ये हो जाएगा √5। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे साइड में लिखेंगे जहाँ p/q ये हमारा सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p/q सहअभाज्य संख्या है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे एवं q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का जो मान है वो 0 हमारा नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो q है इसका मान 0 नहीं रहेगा। ठीक उसके बाद जब हमने इतना लिख लिए तो अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि जो भी इस तरफ संख्या है और यहाँ पे है ये दोनों को हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p/q का इस तरीके से वर्ग करेंगे और यहाँ पे √5 का भी वर्ग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है p/q, इसको हम दो अलग अलग भाग में बांट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p²/q² बराबर, यहाँ पे है √5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा केवल 5। अब यहाँ पे समझिए कि ऊपर में है p², तो यहाँ पे लिखेंगे p² बटा ये जो q² है तो q का स्क्वायर यानी कि q 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे q गुना q बराबर 5 है तो 5। ठीक उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे p² बटा यहाँ पे जो नीचे में q है ये 2 बार है, तो एक बार हम यहीं पे रहने देंगे और एक q जो है ये 5 के साथ कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा 5q। अब उसके बाद यहाँ पे समझिए कि अगर कोई संख्या बटा में रहता है तो उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है p/q, यानी कि अगर कोई भी संख्या इस तरीके से लिखा हो या फिर 2/5 तो इसको हम भिन्न बोलते हैं। तो ये जो संख्या है इसको हम भिन्न बोलेंगे।
तो भिन्न और यहाँ पर बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब ये जो है 5 और इसके साथ है q, तो 5 जो है ये हमारा पूर्णांक है और q जो है ये भी किसी न किसी तरीके से कोई संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक को जब गुना करेंगे पूर्णांक से तो ये भी हमारा पूर्णांक ही आएगा। तो अब यहाँ पे समझिए कि कोई संख्या भिन्न में हो और कोई संख्या पूर्णांक में हो, ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यानी कि जैसे कोई संख्या 3/5 है तो ये हमारा भिन्न में है और यहाँ पे 5 और q है, तो इस तरफ जो है ये भिन्न में है और यहाँ पे पूर्णांक है, तो ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होगा, ये हमारा असंभव है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह असंभव है। फिर उसके बाद लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, अतः हमारी मान्यता गलत थी। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से साबित हो गया। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरीके से बना देते हैं तो 2 नंबर का या 3 नंबर का, जितने नंबर का अगर एग्ज़ाम में पूछता है वो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।